और किस तरीके से हम काम करा करते थे। दूध के लिए बने, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बने। चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे चौधरी भजनलाल हो, 10-10 साल मुख्यमंत्री रहे भाई। ये BML हाथी बुटाना अपराध तो वो भी खोज सकते थे, यहाँ तक पाई ला सकते थे, लेकिन आज भी इस बात में अड़चने डाल रहे हैं। साधारण चुनाव नहीं, ये हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ के अस्तित्व का सवाल है। लड़ाई 2 लाख करोड़ रुपया NCR क्षेत्र के लिए 2021 तक का निर्धारित किया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव की आहट हो चुकी है। देश की तमाम सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। हरियाणा में भी दिनों दिन चढ़ता जा रहा है सियासी पारा। हरियाणा को चुनावी सरगर्मियों से वाकिफ कराने के लिए फोकस टीवी लेकर आया है एक खास सीरीज, लोकसभा का कुरुक्षेत्र। लोकसभा का कुरुक्षेत्र सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, बल्कि हरियाणा के न्यूज चैनल्स के इतिहास की सबसे लंबी सीरीज है। इस सीरीज के तहत हमारी पहली पेशकश है मेरा MP मेरा हलका। 2009 के लोकसभा चुनाव में अंबाला में भी INLD और BJP का गठबंधन था। 2014 के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। पिछले 10 साल में करनाल के सांसद अरविंद शर्मा ने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कई काम करवाए हैं। यही वजह है कि अरविंद शर्मा एक बार फिर कांग्रेस में सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर दावा ठोक सकते हैं। हमारे खास कार्यक्रम मेरा MP मेरा हलका में हम आपको हरियाणा के लोकसभा क्षेत्रों के राजनीतिक इतिहास और सियासी समीकरणों से वाकिफ करा रहे हैं। हमारे कैमरे हर हलके में जाकर वहां के हालात को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं। हम आपको अभी तक हरियाणा के 3 लोकसभा क्षेत्रों का हाल दिखा चुके हैं। सबसे पहले हमने आपको रूबरू कराया अंबाला लोकसभा सीट से। 2014 के लोकसभा चुनाव में अंबाला लोकसभा सीट पर क्या सियासी समीकरण होंगे, इस बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कांग्रेस को लेकर हालात समझे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में पार्टी पूरी तरह से गुटबाजी में बंटी हुई है और डर इसी बात का कि यह गुटबाजी कहीं कांग्रेस का बंटाधार न कर दे। हमने आपको करनाल लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों और सियासी समीकरणों से भी वाकिफ कराया। वहां के सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाया। इस सीरीज के दौरान दक्षिण हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भी पहुंची फोकस टीवी की टीम। हमारे कैमरे ने भिवानी महेंद्रगढ़ में विकास के दावों और उन दावों की हकीकत को आप तक पहुंचाया। वहां की टूटी सड़कों, सूखे खेतों और पानी के लिए तरसती नहरों की तस्वीरें भी आपको दिखाई। भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी मिजाज के बारे में भी बताया। अब देखिए दक्षिण हरियाणा के ही एक और अहम लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव का हाल। दिल्ली से सटे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में क्यों मची है राजनीतिक उथल-पुथल। 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या होंगे यहाँ के सियासी समीकरण। कांग्रेस, इनेलो और BJP हज का गठबंधन इस बार किन किन योद्धाओं पर लगाएंगे दांव। गुड़गांव के मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत के इर्द गिर्द क्यों तैयार हो रही है हर सियासी दल की चुनावी रणनीति। आपको हर हलचल से रूबरू कराएगा फोकस टीवी हरियाणा। बस आप देखते रहिए मेरा MP मेरा हलका। सरकार उसकी बनेगी।
दिल्ली से सटा गुड़गांव तरक्की और चकाचौंध के मामले में सिंगापुर से मुकाबला करते हुए नजर आता है। इसकी एक से बढ़कर एक गगनचुंबी इमारतें और शॉपिंग मॉल इस शहर को सबसे अलग करती हैं। आज का गुड़गांव शहर साइबर सिटी है और आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन किसी जमाने में गुरु द्रोणाचार्य के इस शहर को गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था। गुड़गांव देश की राजधानी दिल्ली से सटा एक हाईटेक शहर। 21वीं सदी का शहर गुड़गांव पूरी दुनिया में आईटी हब के रूप में मशहूर है। कोई इसे साइबर सिटी का नाम देता है तो कोई इसे कहता है मिलेनियम सिटी। आज एक ऐसे शहर के रूप में इसकी पहचान है जो दिन भर जागता है और रात भर जागता है। यहाँ से दुनिया की कई नामी कंपनियां चलती हैं। कॉल सेंटर्स की एक अलग ही दुनिया बसी है इस छोटे से शहर में। लेकिन इस चकाचौंध और चमक के पहलू में एक गौरवशाली इतिहास भी छुपा है। कहा जाता है कि गुड़गांव महाभारत कालीन नगर रहा है। एक वक्त में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को इसी जगह अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, जिसकी वजह से इसे गुरुग्राम के नाम से जाना जाने लगा। साथ में इसे गुरु द्रोणाचार्य की धरती की उपाधि भी मिली। वक्त बदलता गया और गुरुग्राम की जगह इस शहर को गुड़गांव के नाम से जाना जाने लगा। आज का गुड़गांव सिर्फ पौराणिक नगरी नहीं बल्कि नए जमाने का शहर है। ऐसा शहर जिसमें 26 शॉपिंग मॉल्स हैं। देश विदेश के तकरीबन हर नामी ब्रांड के शोरूम हैं। DLF, इंडिया बुल्स, ओमेक्स, यूनिटेक और सन सिटी जैसी तमाम नामी कंपनियां गुड़गांव से ऑपरेट होती हैं। दिल्ली से सटे इस शहर में मारुति, हीरो और होंडा जैसी नामी कंपनियों के कई प्लांट गुड़गांव में लगे हैं। सबसे विकसित शहरों में से एक गुड़गांव रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र है। इतना ही नहीं, गुड़गांव से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा छोटा सा कस्बा मानेसर भी औद्योगिक नगरी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। पिछले 3-4 दशकों में गुड़गांव हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरा है। पूरे देश में इसे तरक्की का रोल मॉडल माना जाता है। हरियाणा की तरक्की में इसके योगदान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे के रेवेन्यू में करीब 65% हिस्सा गुड़गांव का है। लेकिन इस तरक्की, इस चकाचौंध के नीचे कुछ जख्म छुपे हैं जो इस हाईटेक शहर को सूबे की सियासत ने दिए हैं। भेदभाव की राजनीति और सियासी दिग्गजों की आपसी खींचतान ने आज गुड़गांव को उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां से इसका भविष्य सवालों के घेरे में नजर आता है। ये ऊंची इमारतें गुड़गांव के तरक्की की कहानी कहती हैं, लेकिन तरक्की की ये तस्वीरें सिर्फ नेशनल हाईवे नंबर 8 के आसपास ही नजर आती हैं और जैसे जैसे हम हाईवे के दाहिनी तरफ देखते हैं तो ये तस्वीरें अपना रंग बदल लेती हैं और चकाचौंध गायब हो जाती है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र 2 अलग-अलग इलाकों को मिलाकर बना है। एक इलाका है अहिरवाल, जहां की पूरी सियासत अहिर वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। अहिरवाल वो इलाका है जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति का बड़ा केंद्र था। महान स्वाधीनता सेनानी राव तुलाराम और गोपाल सिंह जैसे सेनानियों ने अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया था। (1857) का गदर तो अंग्रेजों ने कुचल डाला, लेकिन विरोध और विद्रोह की आग कभी नहीं बुझ पाई। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी अहिरवाल के सीने में हमेशा से ही सुलगती रही है विद्रोह की चिंगारी। जाट 4 लाख के करीब हैं
और अहीर 2.5 लाख के करीब हैं। इसका मतलब ये हो गया 4 लाख से भी ऊपर ही होंगे थोड़े बहुत। इसका मतलब ये हो गया कि आधी सीटों पर वर्चस्व जो है वो राजनीतिक दृष्टि से जाटों का और अहीरों का, यादवों का रहा है। आजादी के बाद भी अहिरवाल अपने हक की आवाज बुलंद करने में कभी पीछे नहीं रहा, फिर चाहे उसे अपने लिए बगावत ही क्यों न करनी पड़ी हो। बात आजादी से पहले की हो या आजादी के बाद की, अहिरवाल की सियासत में सबसे ज्यादा प्रभाव रहा स्वाधीनता सेनानी राव तुलाराम के वंशजों का। राव तुलाराम की सियासी विरासत पहले राव बीरेंद्र सिंह के हाथों में थी और अब इस विरासत को संभाल रहे हैं उनके बड़े बेटे राव इंद्रजीत सिंह। राव तुलाराम बहुत बड़े आदमी थे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आदमी थे। उनके परिवार का वर्चस्व रहा है। यहाँ से 3 बार कंटिन्यूसली राव साहब जीते, 2 बार कंटिन्यूसली उनका बेटा जीता, 1 बार बीच में ब्लॉक दे करके हट करके फिर राव साहब जीते, 2 बार कर्नल राम सिंह जीते, 1 बार सुधा यादव जीती। लेकिन ये सब आंधी में जीते हैं। जो राजनीतिक ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा राव बीरेंद्र सिंह के परिवार का रहा है। सारे यादव एक तरफ और राव बीरेंद्र सिंह एक तरफ। ताकत उनकी ज़्यादा रही है, आज भी ज़्यादा है। अहिरवाल के अलावा गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में दूसरा इलाका शामिल है मेवात। राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा मेवात हरियाणा का मुस्लिम बहुल इलाका है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर मेवात में ही हैं। सरकार उसकी बनेगी। युवा उम्मीदवार हैं हरियाणा की राजनीति में कास्ट फैक्टर शुरू से ही एक अहम मुद्दा रहा है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव का रण क्षेत्र, स्थानीय मुद्दों के अलावा हार जीत का फैसला करती है जातिगत राजनीति। गुड़गांव एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां चुनाव में उम्मीदवार की जाति के साथ साथ मजहब भी एक अहम मुद्दा होता है। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख वोटर हैं। इनमें से सबसे बड़ा है मुस्लिम वोट बैंक। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में करीब 3,48,000 मुस्लिम वोटर हैं। उसके बाद बारी आती है अहिर वोट बैंक की। अहिर मतदाताओं की संख्या करीब 3 लाख है। हमारे जो मेवात है पूरी माने चौधरी देवीलाल जी के, चौधरी ओम प्रसाद चौटाला जी का गढ़ रहा है। आज भी हमारी 2 विधानसभाओं में फिरोजपुर जिले का नूह में इनेलो के विधायक हैं। अब की बार तीसरी भी सीट हमारी इनेलो नूह की जीतेगी और उसके साथ साथ तावड़ू और हतीन 5 विधानसभा मेवात की जीतेंगी। और आने वाले वक्त में जो और पार्टियां हैं उनकी इनेलो जमान जब्त करा के छोड़ेगी। पिछली बार का हम अगर सीन देखें तो पिछली बार भी मेवात में जो कांग्रेस के पक्ष में जो हवा चली तो वो नूह विधानसभा क्षेत्र की ही पहल थी, जिसके तहत लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया था। और इस बार जो आगे अब चुनाव होने वाला है इसमें भी हम ये मान के चल रहे हैं कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में खासकर विशेषकर मेवात क्षेत्र की हम बात करें तो उसमें नूह विधानसभा क्षेत्र जो है वो मैं ये कहूँ कि वो एक अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अभी भी अगर हम देखें जो आम आदमी पार्टी ने टारगेट फिक्स किया है तो सबसे ज़्यादा टारगेट वो नूह विधानसभा क्षेत्र में रखा गया है। और नूह विधानसभा क्षेत्र की जनता जब उठ खड़ी होगी तो हम ये मानते हैं कि वो पुन्हाना की जनता भी हमारे साथ चलेगी। सियासत को समझने से पहले इसका भूगोल जान लेना बेहद जरूरी है। हरियाणा के 3 जिलों में फैला हुआ है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र। वो 3 जिले हैं गुड़गांव, मेवात और रेवाड़ी। इन 3 जिलों के 9 हलकों को मिलाकर साल 2009 में गुड़गांव लोकसभा सीट बनाई गई थी। इससे पहले के चुनावों में गुड़गांव महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का हिस्सा था।
पंजाब से अलग होने के बाद जब हरियाणा बना तो महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर 12 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, जिसमें से 6 बार कांग्रेस पार्टी ने बाजी मारी थी। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद 2009 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में भी ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। सांसद बने थे राव इंद्रजीत सिंह। इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह 2004 में महेंद्रगढ़ सीट से सांसद बने थे। अब एक नजर डालते हैं मौजूदा गुड़गांव और पुराने महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के संसदीय इतिहास पर। 1962 में कांग्रेस के गजराज सिंह जीते। 1967 में कांग्रेस के गजराज सिंह जीते। 1971 में विशाल हरियाणा पार्टी से राव बीरेंद्र सिंह जीते। 1977 में भारतीय लोकदल के मनोहर लाल जीते। 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी राव बीरेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। 1984 में कांग्रेस उम्मीदवार से राव बीरेंद्र सिंह जीते। 1989 में राव बीरेंद्र सिंह सांसद बने। 1991 में कांग्रेस ने कर्नल राम सिंह को उम्मीदवार बनाया। कर्नल राम सिंह संसद में पहुंचे। 1996 में बीजेपी की टिकट पर कर्नल राम सिंह मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। 1998 में कांग्रेस पार्टी के राव इंद्रजीत सिंह ने जीत दर्ज की। 1999 में बीजेपी उम्मीदवार सुधा यादव ने जीत दर्ज की। 2004 में फिर से कांग्रेस से राव इंद्रजीत सिंह जीते। 2009 परिसीमन बदल गया और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से गुड़गांव लोकसभा सीट बन गई। 2009 में फिर कांग्रेस पार्टी से राव इंद्रजीत सिंह जीते। सरकार उसकी बनेगी। अकेले युवा उम्मीदवार हैं। मेरा एमपी मेरा हलका के अगले एपिसोड में चलेंगे गुड़गांव लोकसभा सीट के सभी 9 हलकों में और जानने की कोशिश करेंगे वहां के मुद्दे और सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों का सियासी समीकरण। आपको बताएंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने गुड़गांव लोकसभा सीट के सभी 9 हलकों के लिए क्या बनाई है रणनीति। सब में से कोई सा तो पाड़ करके न्यारी लीग काटेगा नूने और कौन सा न्यारी लीग पाड़ के कहेगा नूने। अकेले गाँव की नहीं, और पास के गांव की सारा की गई। और इन जमीनों के अंदर जो सरमाएदार हो गए, कॉलोनी बसाने वाले हो गए, बड़े मालदार हो गए, इन्होंने एक भी गरीब तबके के लिए गुड़गांव के अंदर छोटा सा फ्लैट निर्धारित कराओ तो बताओ। सारे गुड़गांव की जमीन आसपास के गांवों की रेजिडेंशियल, कमर्शियल, SEZ और सरकार की नीति है। दुर्भाग्य ये है कि हमारी सरकार जो चल नहीं रही। सरकार की नीति है कि जिस जमींदार की जाएगी जमीन उसको प्लॉट मिलेगा। यहाँ कितनों को प्लॉट मिला बताओ। तो इस सरकार को क्या चाहते हैं जो हमारी बात नहीं सुनती। और कहने को हम कांग्रेस ही इसलिए बोल नहीं सकते, और अगर बोलते हैं तो हम बागी कहलाए जाते हैं। तो अगर हम अपने हक के लिए अब नहीं लड़ेंगे तो क्या बिल में बाढ़ करके हमने मारेंगे क्या? मैं आज आपसे यूं कहता हूं कि सबके दांतों के अंदर जितने भी तुम्हारे नुमाइंदे हैं यहाँ के, उंगली डाल करके देख लो कितनों के दांत है। और अगर इनके दांत नहीं है ना, इनकी गैल छोड़ो, मेरी गैल आप मैं बंद करवाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे इलाके की रिक्वायरमेंट जो है वो भी बताता हूँ कि हमारे यहाँ की ज़मीनें सब इंडस्ट्री में गई। हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, पानी हमारा उद्योग ले रहा है। गंदा पानी तो हमारे घरों में आता है, हमारे गांव में आता है, और उद्योगों में हमारे लोगों को रोजगार नहीं है। हमारे बच्चे ये सोच के हमने सोचा कि भाई उद्योग यहाँ लगेंगे, हमने ज़मीनें दी है, हमारे बच्चे IIT करते हैं, JET करते हैं, BTech करते हैं, इसलिए कि हमें रोजगार मिलेगा। जबकि उद्योगों में बच्चे जाते हैं तो उनको ये कहते हैं कि आप लोकल हो, आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। विकास की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए, ITI होनी चाहिए,
महिला कॉलेज होनी चाहिए, ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है वहाँ। साथ ही आम चुनाव से पहले गुड़गांव संसदीय क्षेत्र के लोगों का राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में क्या मानना है। साथ ही आम चुनाव से पहले गुड़गांव संसदीय क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक दलों और नेताओं के बारे में क्या है राय। कितना विकास हुआ है दक्षिणी हरियाणा में और किन चीजों की है इन इलाकों को दरकार।